हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम इन डिटेल पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। साथ के साथ नोट्स यार बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया है। नोट्स यार कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको एक पॉइंटर मिलेगा, ठीक है, उस पॉइंटर के 5 से 6 पॉइंट्स होंगे, है ना। तो जो भी टॉपिक्स है उसको पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है कि डायरेक्टली आप उन पॉइंटर्स को अपनी आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सको, ठीक है। अच्छा, अब क्या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले नहीं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स के अंदर सीबीएसई एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। और साथ के साथ इस पूरी ही वीडियो सीरीज के अंदर आपको बोर्ड्स की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा पैरेलली हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी चल रही है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली अपना क्लास 12 का ह्यूमैनिटीज का पूरा सिलेबस एक ही जगह से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लास 11th में जो भी हम ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं ना, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ के आए, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ के आए, फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ के आए, माउंटेन्स के बारे में पढ़ के आए हैं, क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ के आए हैं बहुत डिटेल में। तो वो सारा का सारा क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ के आए थे। क्लास 12th में हमने पढ़नी है ह्यूमन ज्योग्राफी, और क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ईजी है क्लास 11th की ज्योग्राफी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर नाम से समझ में आ गया कि हम ह्यूमन का और अर्थ का रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो एनवायरमेंट का कैसा रिलेशनशिप रहा है ह्यूमंस के साथ, कि सालों पहले कैसी होती थी एनवायरमेंट, ठीक है, सालों पहले ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता था अपनी एनवायरमेंट के साथ, वो बहुत डरता था। लेकिन आज के टाइम पे हमने नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और हमने काफी सारा डेवलपमेंट कर लिया है। तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। नेचर कैसा है, इट बेसिकली स्टडीज द सिंथेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, ठीक है। कोर कंसर्न यही है कि ह्यूमंस का जो होम है वो क्या है, घर है, राइट। आपको अपने घर की हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, कहाँ पे डोर है ना, कहाँ पे गैस है, सब कुछ, तो आप बहुत अच्छे से उसका यूज कर पाते हो। तो सिमिलरली जैसे अर्थ हमारा होम है, अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स को समझ लेंगे जिनसे हमारा जीवन यापन होता है, जो हमें सस्टेन कराते हैं, तो वही हम सबको डिस्कस कर रहे होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, और यही इसका कोर ऑब्जेक्टिव है, राइट। एग्जामिन करती है कि कैसे ह्यूमंस ने, जब पहले वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते था, आज बड़े बड़े घरों में रहता है, विलेजेस बना लिए, सिटीज बसा लिए, फार्म्स बसा लिए, इंडस्ट्रीज बना ली है, रोड्स बना लिए हैं, पोर्ट्स बना लिए, राइट। और कैसे बनाया है, ये जो फिजिकल एनवायरमेंट का रिसोर्स था, इसी सबसे हमने सब कुछ बनाया है, राइट। अब काफी हद तक ह्यूमन बींग्स ने जो फिजिकल एनवायरमेंट जैसी पहले होती थी उसको काफी हद तक ऑल्टर कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, और उसका दोनों ही तरीके का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। पॉजिटिव इंपैक्ट है कि हम डेवलपमेंट हो गई है, राइट। आज के टाइम में हमारे घरों के अंदर एसी है, हम गर्मी से बचे हुए हैं। सिमिलरली दूसरा इंपैक्ट ये हुआ है कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग हमने कर दी है कि हमारा जो पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, और आज के टाइम पे वो हमारी डे टू डे लाइफ को इंपैक्ट कर रहा होता है। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी मदर नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है, जिसका नुकसान हम आज भी भुगत रहे हैं, और आने वाले समय में तो पता ही नहीं भैया क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। तो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ी थी भैया फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, कि ह्यूमंस ने कैसे मॉडिफाई कर लिया है एनवायरमेंट को और उसका कैसा इंपैक्ट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा पॉसिबल कैसे हो पाया कि ह्यूमन बींग्स ने इतनी सारी चीजें कर ली है, पॉसिबल हो पाया जब उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, राइट। टेक्नोलॉजी इज द सोल सोर्स। पहले कैसे रहते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, फिर उन्होंने बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, समझा, और अब हम घरों के अंदर रहते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा एक कंट्री का, उतनी ही ज्यादा डेवलप्ड वो होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले पहाड़ों के अंदर कुछ भी नहीं होता था, आज पहाड़ों के अंदर आपके पास रेलवे लाइन भी, आपके पास रोड्स भी हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने टेक्नोलॉजी को समझा, उस पत्थर को काटने की तकनीक को समझा, चट्टानों को काट काट के वहां पर पे रेलवे लाइंस बिछाई जा रही है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें डेवलप की जा रही है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वही है कि जब हमने नेचर के लॉज को समझना स्टार्ट किया तो हमने उस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। फॉर एग्जांपल, जब हमने फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट को समझा, दो पत्थर को रगड़ करके, तो हमने फायर को डिस्कवर किया। सिमिलरली जब हमने ह्यूमन बॉडी के डीएनए को बहुत डिटेल में समझा, उसके जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझा, तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के इलाज को हमने समझ पाए, राइट। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि जब हमने लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स को समझा, तो ह्यूमन बींग्स और भी ज्यादा फास्टर प्लेन्स को डेवलप कर पाने में सक्सेसफुल
रहे। तो यहां से हमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो शेकल्स हैं ह्यूमंस के, है ना, उनको लूजन करती है, बिकॉज वो हमें एक मैकेनिज्म है वो जिसके थ्रू हम जो रिसोर्सेज हैं उनको और ज्यादा बेटर तरीके से मॉडिफाई करके यूज कर पाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोरी ऑफ बेंडा प्रिमिटिव सोसाइटी। अभी तक जो चैप्टर था दैट वाज जस्ट द गेस्ट की ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जैक्टली है क्या, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ह्यूमन ने डेवलपमेंट की, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी, दो चीजें अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। दो टॉपिक्स हैं जहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और दूसरा है भैया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, कोई जज नहीं करेगा, मैं इससे लिख नहीं पाती हूं। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक वो स्टेज थी जब ह्यूमन नेचर से डरता था, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वो स्टेज है अब ह्यूमन नेचर से नहीं डरता, नेचर कहीं ना कहीं ह्यूमन से डर रही है, ऑल्दो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमें सब पढ़ने हैं। तो पहला जो ये स्टोरी है ये फर्स्ट स्टेज को रिलेट करता है कि यहाँ पे एक बेंडा नाम का बच्चा है, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया के एक जंगल में रह रहा होता है। ठीक है, उसके गांव के अंदर कुल 3 हट है, 3 ही झुग्गी झोपड़ियां हैं, एंड ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, अब कपड़े भी ये जो भी इनको फॉरेस्ट में मिलता है उसी से सिल बुन के पहन लेते हैं, है ना। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक कुल्हाड़ी है, एक्स है ना, और ये अब जंगल में जा रहा है कुछ कुछ चीजें काटने के लिए, कुछ पेड़ पौधे काटने के लिए, है ना। और जाते वक्त ये सोचता है कि मैं कितना लकी हूं कि मेरे पास सारी चीजें, है ना। वो मदर नेचर को, वो फॉरेस्ट को थैंक यू करता है कि आपके यहाँ पे एक छोटा सा पानी का वो है तालाब, उससे मुझे पानी मिल जाता है। यहाँ पे महुआ और पलाश के पेड़ हैं जिनसे हमारा घर बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं, जो कुछ जड़ें लगी हुई हैं, कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे, उनसे खा करके हमारा जीवन यापन हो जाता है ना। और ये लोग करने क्या गए हैं, गजरा और कुलचा 2 तरीके की मेडिसिन होती है, उनको लेने के लिए गए हैं, उनको वहां से इकट्ठा करके लाएंगे और उसके बाद उसको मार्केट में बेच देंगे। राइट, तो वो कहते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो कितना काइंड है ना, हमको सब कुछ दे रहा है, हमको रहने के लिए जगह दे रहा है, हमको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए लैंड दे रहा है, हमको अपने घर बनाने के लिए वो लकड़ी दे रहा है ना, रोज का गुजारा हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो उनकी रोज की हाउस होल्ड नीड्स है, उनका खाना है, उनका रहना है, उनका पानी है, उन सब चीजों के लिए ये डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है ना। पहले लोग क्या करते थे, बहुत दूर तक जाते थे, वहां से पानी इकट्ठा करके लाते थे और उस पानी को बूंद बूंद करके यूज कर रहे होते थे। आज घरों के अंदर नलके लगे हुए हैं, फटाफट से चलाई मोटर, भरा पानी 6-6 बाल्टियों से लोग नहा रहे हैं, है ना। पानी अंधाधुंध वेस्ट हो रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, बाइकें धुल रही हैं 2-2 3-3 घंटे तक, है ना। तो अब हमारे पास सारी ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन क्या पहले ऐसे था, पहले ऐसे नहीं था, है ना। पहले सारी चीजों के लिए ह्यूमन को बहुत ज्यादा एक तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर के एफर्ट करना होता था। घर में सब्जी आ जाते हैं, ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो कर लो, कपड़े आ जाते हैं, ऐसे कैसे, है ना पहले लोगों के पास पैसा था और ना ही ये सारे फैसिलिटीज थे कि वो इन रिसोर्सेज को इतना अच्छे से यूज कर पाए जितना अच्छे से आज के टाइम पे हम और तुम लोग बैठ करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत थैंकफुल है उस चीज के लिए। तो यही स्टेज थी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन थी प्रिमिटिव यानी पुरानी ह्यूमन सोसाइटी में और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, क्योंकि उस टाइम पे नेचर स्ट्रॉन्ग था, ह्यूमन स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसी को बोला जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहा होता है कि कैसे आपका जीवन यापन होगा, तो इसी को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। 1 नंबर के लिए याद रखना, सीयूटी में भी आ सकता है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फीचर्स यही है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी कम है, ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर के ऊपर अपने रिसोर्सेज के लिए, डे टू डे नीड्स के लिए। और यहाँ पे धीरे धीरे अब क्या हुआ है, नेचर जो है वो ह्यूमनाइज्ड है। ठीक है, वो क्या करता है, नेचर की सुनता है, उसके फरी यानी उसके प्रकोप से डरता है ना, कि अगर हमने मदर नेचर को हार्म किया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा भैया कि फिर हम उसको झेल नहीं पाएंगे, है ना। साथ के साथ उसकी पूजा करता है। ठीक है, हमने देखा कि वो थैंकफुल है उसको, है ना। तो नेचर क्या है, पावरफुल फोर्स है, उसको पूजा जाता है और उनको कंजर्व करके रखा जाता है, उनको बचा करके रखा जाता है। ठीक है, और फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या है, मदर नेचर है, अपनी माँ के बराबर उसको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन क्या आज हम इस धरती को अपनी माँ के बराबर ट्रीट करते हैं? नहीं करते। कचरा लिया फेंक दिया, पानी लिया यूज करते ही जा रहे हैं, एसी चला रहे हैं, पूरा पूरा दिन हम इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अब कौन सी स्टेज आ गई है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी नेचर को अब हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, उसको ह्यूमनाइज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों ने थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को समझना स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, ह्यूमन जो था वो अब पावरफुल होता चला गया।
ठीक है, डेवलप कर ली उसने क्या, बेटर और ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब वो एक स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हट करके स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर आ गया है कि अब जो मर्जी मैं चाहूं मैं कर सकता हूं, राइट। तो क्या हुआ, मदर नेचर ने हमें पॉसिबिलिटीज दी और उन पॉसिबिलिटीज का या उन रिसोर्सेज का यूज करके हमने उसको मॉडिफाई करके अपनी सहूलियत के लिए एनवायरमेंट को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज के टाइम पे इम्प्रिंट्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की छाप हमें हर जगह देखने को मिल सकती है। जहां पे पहले लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हाईलैंड्स के ऊपर कोई रोड भी बनेगी, वहां पे हेल्थ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, कोस्ट के ऊपर पोर्ट बने हुए हैं, ओशनिक रूट्स बन गए हैं, स्पेस तक में सैटेलाइट्स उतार दी गई हैं। तो सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल था और ह्यूमन बीइंग ने उस चीज को समझा और उसको किया। ठीक है, विच इज अ गुड थिंग टू डू। लेकिन जो हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर यूज करते हैं किसी भी चीज का, उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसी को ही पॉसिबिलिज्म भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका हमने यूज किया, कि नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और ह्यूमन बीइंग्स ने उनका यूज किया और स्लोली स्लोली नेचर को अब अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है, ह्यूमनाइज कर लिया है। ठीक है, पहले इंसान जाता था सब्जी लेने के लिए, अब सब्जी खुद आ रही होती है, बस ऐसे एक क्लिक के ऊपर ऑर्डर करना पड़ता है, राइट। तो ये दो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, एक थी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और एक थी नेचुरलाइजेशन, सॉरी एक हाँ सही सही, एक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो दोनों का मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस भी बना दिया है। इसको डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं क्योंकि एनवायरमेंट डिटरमाइन करता था, और इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, प्रिमिटिव सोसाइटी था, इंसान जो था वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। ह्यूमंस क्या थे, पैसिव थे, वो नेचर से डरते थे और उसकी सुनते थे। नेचर यहाँ पे पावरफुल था, इसके साथ साथ उसको वर्शिप किया जाता था और कंजर्व भी किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे सोशल इंपैक्ट जो सोसाइटी थी, इट वॉज शेप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस होती थी और यहाँ पे लोगों की डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती थी रिसोर्सेज के ऊपर अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम पॉसिबिलिज्म की बात करें तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। सोसाइटी ने क्या किया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, उसके बाद ह्यूमंस ने अडाप्ट किया और नेचर को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। जो भी पॉसिबिलिटीज उसको नजर आई, उस सारी चीज को उसकी काया पलट उसने करके रख दी। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर का रोल मात्र एक एडवाइजर जैसा रह गया है, ऑल्दो वो एडवाइस भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट उसको कर दिया जाता है तो उसके बाद नेचर की फ्यूरी हमें देखने को मिलती है। अभी रिसेंट में हमने बहुत सारी फ्लड्स देखी है, अर्थक्वेक्स देखी है और भी बहुत सारे ऐसे लैंडस्लाइड्स और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मनुष्य प्रजाति है वो बड़ी ढीठ है, वो नहीं मानती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कि सोसाइटी ने आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके दी और आपके पास ज्यादा चॉइसेस होती है कि आज ये नहीं खाऊंगा, आज पनीर नहीं खाऊंगा, आज दाल मखनी खाऊंगा, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज ने पूरी की पूरी एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया है ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, या तो डायरेक्टली सिर्फ एक का पूछ लिया जाता है या फिर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि डिस्टिंग्विश करके बताओ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में और पॉसिबिलिज्म में क्या डिफरेंस है। या फिर ऐसे पूछ लिया, एक स्टेटमेंट दे दी कि नेचर जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। तो आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, यानी यहाँ पे आपको पॉसिबिलिज्म वाली पूरी अप्रोच को लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स को आप थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकते हो, बट मैंने ये पूरा डिवीजन आपको बना करके दे दिया है। नोट्स कहां पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, ओके, अब ये दो अप्रोचेस थी। ठीक है, तो अब एक तीसरी अप्रोच भी हमें देखने को मिली, जो किसने दी थी, ग्रिफ्ट टेलर ने दी थी। क्या नाम था, नियो डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये कहते हैं कि हम एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल पिछड़े हुए रहे और ये भी जरूरी नहीं है कि हम इतने एडवांस हो जाएं कि हम नेचर को बर्बाद ही कर दें। हम क्यों ना एक बीच के रास्ते पे चले, है ना, तो वो भी तो हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। यानी डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, आप बीच का भी एक मिड पाथ निकाल सकते हो। ह्यूमन बीइंग अगर नेचर को ऑबे करे, उसके रूल्स को माने कि आपको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, राइट, तो भी वो नेचर को जीत सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको उसकी बिल्कुल बद से बदतर हालत कर देनी है तभी आप नेचर को कॉन्कर कर पाओगे, राइट। तो टेलर ने आर्ग्यू किया कि अगर थोड़ी सी लिमिटेशंस हो, है ना, एनवायरमेंट को डैमेज किए बगैर ऑल्टरनेट्स है हमारे पास। ठीक है, एक टाइम था जब हमारे पास कोल और पेट्रोलियम से ही बिजली आ रही होती थी, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम सोलर पावर को यूज कर सकते हैं, हम विंड पावर को यूज कर सकते हैं, है ना, हम टाइडल पावर को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो पैसा इनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को भी और सरकारों को भी, राइट। तो ये इन्होंने एक अप्रोच यहाँ पे दी थी। उन्होंने यही एम्फसाइज किया था
कि कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए ह्यूमन फ्रीडम की। ये नहीं है फ्री है तो वो कुछ भी करेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और हमें हमेशा उन बाउंड्रीज को और उन लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रहना हमने अर्थ पे ही है ना। अगर बाढ़ आ जाएगी तो वो सारी डेवलपमेंट एक रात में बह के चली जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने कहा स्टॉप एंड गो। इन्होंने कहा कि जैसे हमारी जो ट्रैफिक लाइट होती है उस पर 3 सिग्नल्स होते हैं, वैसे ही जब हमें नेचर रेड सिग्नल दे रही हो कि भैया बहुत हो गई है तुम्हारी, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई है, ये सब बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। क्या स्टॉप कर सकते हो? आप अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकते हो, आप ऐसी चीजों के यूज के ऊपर थोड़े टाइम के लिए बैन लगा सकते हो जिससे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है या जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। येलो वो सिचुएशन है जब एनवायरमेंट अब थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, ठीक हो गई है, तो आप उस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, अब ये नहीं है कि आप दोबारा से उसको गंदा कर दो, है ना, अब आपको और भी सावधानी के साथ उस सिचुएशन को मेंटेन करते हुए आपको अपनी नई डेवलपमेंट की ओर स्टार्ट कर देना है, तो दैट इज ग्रीन गो, है ना। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें एज में आई थी। फॉर एग्जांपल यमुना जो बहुत गंदी थी वो काफी तो साफ नहीं हुई थी, बट थोड़ी थोड़ी साफ हो गई थी, राइट। तो सरकार को एक्शन लेने चाहिए थे, लोगों को खुद एक्शन लेने चाहिए थे कि इसको पूरा साफ कर ले और उसके बाद हम उसको मेंटेन करके रखें। तो वो स्ट्रिक्ट लॉज या फिर ऐसा एक कुछ तो होना चाहिए था, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे सिविल सेंस के नाम पे कुछ भी नहीं आता, लोगों को सिर्फ भाषण देने आते हैं, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जो पहले के टाइम पे एक अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट की थी रिच नेशंस ने, है ना, कि जब जैसे इंडिया या जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी वो कॉलोनीज थी, वहां पे डेवलपमेंट होती नहीं थी, यहाँ से बस रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते थे। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी जो पावरफुल थी उस टाइम पे, यहाँ से रिसोर्सेज लेकर के जाती थी और अपना डेवलपमेंट कर रही होती थी। तो काफी हद तक उन लोगों की डेवलपमेंट की वजह से आज के टाइम पे जो हमें प्रॉब्लम्स है, ग्रीन हाउस गैस हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ग्लेशियर्स जो हमारे रिसीड कर रहे हैं, वो सब हमें देखने को मिलती है। बट दैट डजंट मीन कि बाकी आने वाले सालों के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साल दर साल जो पोल्यूशन है, जो भी चीज है, वो बढ़ते ही जा रहा है, राइट। तो ग्रिफ्ट टेलर का कहीं ना कहीं जो अप्रोच थी, इट वाज अ गुड अप्रोच कि हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, हमें नेचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके लिमिट्स को रिस्पेक्ट करते हुए हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है, सिमिलर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। नियो डिटर्मिनिज्म पे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर में आ रहा होता है, 5 नंबर में तो चांसेस नहीं होते। तो नियो डिटर्मिनिज्म वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 नंबर में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आपको थ्योरी समझ में आ गई है, ठीक है। अब 2 टॉपिक्स हो रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत रेयरली आ रहे होते हैं, बट फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो अर्ली जो सोसाइटी थी उसके अंदर ह्यूमंस का कॉन्टैक्ट ही बहुत मिनिमल था, लिमिटेड नॉलेज थी, है ना। नेविगेशनल स्किल्स बहुत ज्यादा बेसिक थी। फिर 15th सेंचुरी के अंदर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होने लगती है धीरे धीरे। फिर जो कंट्रीज हैं वो एक्सप्लोर होने लगती हैं, वो एग्जिस्ट तो वो करती थी, बट वो वही था ना कि जैसे इंडिया को किसी ने एक्सप्लोर किया, सिमिलरली और बहुत सारे लोग ऐसे गए थे जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। अब जो कॉलोनियल एरा था, इसके अंदर पहले एक्सप्लोरेशन होता है और फिर समझ में आता है कि अच्छा, एशिया के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास अच्छा खासा रिसोर्स है, सोने की चिड़िया जैसी कंट्रीज है यहाँ पे इंडिया जैसी, तो वहां की इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो यही है कि अर्ली पीरियड के अंदर क्या था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन था। तो ट्रेड के इंटरेस्ट से लोग यहाँ पे आने लगते हैं, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे, मुगल्स हमारे यहाँ पे आए थे, है ना। तो ट्रेड के इंटरेस्ट से वो लोग यहाँ पे आने लगते हैं। फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड के अंदर रीजनल एनालिसिस होती है ना, कि जब लगभग 1930-40s के आसपास कंट्रीज जो थी वो आजाद होने लग गई थी, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड कहीं ना कहीं एंड होने लग गया था। फिर 1930s के अंदर एरियल डिफरेंशिएशन होने लगता है कि अच्छा कौन सा एरिया किस चीज के लिए यूनिक है ना। 1950-60s के अंदर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन होता है कि कंप्यूटर या सोफिस्टिकेटेड टूल्स को यूज करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा इस एरिया के अंदर कौन सा रिसोर्स ज्यादा है, इसमें पेट्रोलियम ज्यादा है तो यहाँ पे आसपास फैक्ट्रीज लगा देते हैं, इंडस्ट्रीज लगा देते हैं। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे एलिवेबल प्लेस ज्यादा है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कॉपर या फिर गोल्ड की बेल्ट्स है, तो वहां पे उस तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है ना। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करके हो रहा होता है। 1970s में हमें 3 स्कूल्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, जो हम आगे वाली स्लाइड्स पे डिस्कस करने वाले हैं। और 1990s की अगर हम बात करते हैं तो इसको पोस्ट मॉडर्निज्म फेज कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड जनरलाइजेशन होने लग गया था, बहुत सारी यूनिवर्सल थ्योरीज वगैरह आने लग गई थी कि अच्छा अर्थ कैसे एग्जिस्टेंस में आई होगी, फलाना कैसे हो गया होगा या ढिकड़ा कैसे होगा। तो धीरे धीरे ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर अच्छी खासी बात होने लगती है, राइट। ओके,
तो स्कूल ऑफ थॉट की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके के स्कूल है। यहां से क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। कोई एमसीक्यू आ गया तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा कौन से स्कूल की बात हो रही है, या फिर काफी बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं 2 नंबर के अंदर। ठीक है, तो पहला है वेलफेयर। नाम से समझ में आ गया कि वेलफेयर है तो सोशल वेलबींग की बात हो रही है, यानी ये लोग कहते हैं कि हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, दूसरा रेडिकल। रेडिकल भी नाम से समझ में आ गया कि मार्क्सियन थ्योरी की बात हो रही है, यानी बेसिक नीड्स है ना लोगों की पूरी होनी चाहिए, कि हमें पॉवर्टी से छुटकारा चाहिए, डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी होनी नहीं चाहिए, है ना कहीं ना कहीं ये कैपिटलिज्म को पूरा पूरा दोषी ठहरा देते थे सारी प्रॉब्लम्स का। राइट, थर्ड जो थॉट ऑफ स्कूल है दैट इज बिहेवियरल थॉट ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे ज्यादा इंफेसिस दिया जाता था लिविंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर। राइट, कि डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए एथनिसिटी के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। नाम से आप तीनों को रिलेट कर सकते हो। वेलफेयर इज अबाउट सोशल वेलबींग, ठीक है, देन रेडिकल इज अबाउट सोशलिज्म, ठीक है, एंड देन बिहेवियरल इज अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन यही आ रहा होता है। एक जनरल क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो काफी जगहों से आप लिख सकते हो कि सॉरी जनरल क्वेश्चन बाद में है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, आपको डेफिनेशन देनी है और कौन कौन सी अप्रोचेस है, तो आपको कोई भी 2 या 3 इनमें से अप्रोचेस बतानी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, दैट इज फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत रेयरली आ रहा होता है, बट ज्योग्राफी इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट, है ना, बहुत इसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। राइट, ज्योग्राफी अभी आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे हो एज अ कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी के आगे बहुत सारे वो हो जाते हैं कि कुछ लोग आपने देखे होंगे जो स्पेशली मास्टर्स करते हैं, हायर स्टडीज करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जो जियोलॉजी यानी अर्थ के फीचर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। देन क्लाइमेटोलॉजी, जो लोग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली सॉइल ज्योग्राफी होती है, पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एस्ट्रोनॉमी में ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, हिस्ट्री में, एंथ्रोपोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में। तो इट इज वेरी वास्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड कंटेंट। ठीक है, तो इसकी काफी सारी सिस्टर डिसिप्लिन हमें देखने को मिलती है। राइट, ये भी सेम वही है कि सोशल ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे सब फील्ड्स हैं। राइट, और ये डिसिप्लिन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यही हो गया। अब इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस और आ सकते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, साथ के साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं उनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे नेचर एंड जो ह्यूमन है, दे आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स। राइट, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर, अपनी डे टू डे लाइफ के ऊपर। कितना ही डेवलपमेंट वो क्यों ना कर दे, रहते तो आखिरकार हम इस नेचर के अंदर ही है ना, इसी के ऊपर रह रहे होते हैं। राइट, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेचर की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, एवरीथिंग इज नेचर। राइट, तो ये सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एट टाइम्स आया है ये क्वेश्चन, तो आप इसको, ये बेसिक है, ये आपको अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग बना करके लिखना है। इट इज नॉट समथिंग विच इज रिटन इन बुक्स, इट इज समथिंग व्हाट यू राइट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। राइट, हाउ डू यू सी नेचर, क्या आपकी इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ के अंदर। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचर के अंदर, वही सेम क्वेश्चन है, तो आपको एग्जामिन करना है। तो ऐसे 2-3 नंबर में एट टाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 3 या 4, बहुत सिंपल। पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जिसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जिसमें ह्यूमन जो है वो सुप्रीम हो गया, ऊपर वाले में नेचर सुप्रीम था। थर्ड था हमारा नियो डिटर्मिनिज्म, किसने दी थी, ग्रिफ टेलर ने दी थी, कि he doesn't think that there is, he argues basically that there is neither a situation of absolute necessity nor a situation of absolute freedom, एक मिडवे पाथ हो सकता है। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को इसने बताया था। ठीक है, एंड फोर्थ जो हमने पढ़ा दैट वाज 3 जो हमारे स्कूल्स थे थॉट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो बहुत इजीली आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।